मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में दरअसल आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी से बच्चों को कैसे बचाया जाए। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। कुछ राज्यों में कोरोना वायरस का प्रभाव कम जरूर हुआ है, लेकिन इस खतरनाक बीमारी के होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच उत्तराखंड में करीब 1000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसको देखकर डॉक्टर्स और वैज्ञानिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर का अनुमान भी लगा रहे हैं। उत्तराखंड के एक गांव में पिछले 10 दिनों के भीतर ही 9 साल से कम उम्र के लगभग 1000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की खबर की पुष्टि की है। वहीं बच्चों में कोरोना विस्फोटक की इस जानकारी से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। राज्य के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इन बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में पिछले 1.5 महीने में 16,000 से ज्यादा बच्चे और 19 साल तक के युवक संक्रमित पाए गए हैं। स्टेट कंट्रोल कोविड-19 की वेबसाइट के मुताबिक इसमें 9 साल तक के उम्र के बच्चे 3020 हैं और 10 से 19 साल तक के बीच के बच्चे 13,393 हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मामलों के साथ ही जुड़े एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्यों तक ने इससे बचाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है। माना यह भी जा रहा है कि बच्चों में आए कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में बच्चों को ना तो इंजेक्शन और कैप्सूल दिए जा सकते हैं और ना ही वो टैबलेट्स का सेवन कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों में कोरोना को कंट्रोल करना बड़ों की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो सकता है। करीब 1 महीने पहले केंद्र सरकार ने बच्चों में कोरोना संक्रमण और इलाज के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि बच्चों में या तो लक्षण नहीं है या बहुत हल्का लक्षण है। सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ, गले में खराश आदि की समस्या हो सकती है। कुछ बच्चों में पाचन संबंधी तकलीफ भी संभव है। कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की तकलीफ भी हो रही है। ऐसे बच्चों को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह की तकलीफ से गुजरने वाले बच्चों को 100.4 डिग्री सेल्सियस बुखार भी हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों को बुखार से तो उसके वजन और उम्र के अनुसार डॉक्टर हर 4 से 6 घंटे पर पैरासीटामोल दवा दे सकते हैं। गले में खराश होने पर गुनगुने पानी से गरारा भी कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए तरल पदार्थ अधिक मात्रा में देना है। हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमित बच्चों को एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। अभिभावक अपने अनुसार बच्चों को हाइड्रोक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन आदि दवाएं बिल्कुल ना दें। बात करेंगे बच्चों के वैक्सीनेशन की, तो अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बच्चों को नहीं दी जा रही है, लेकिन अब कोवैक्सीन का 2 से 12 साल तक के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 और फेज 3 के लिए तैयार है। माना यह भी जा रहा है कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन जल्द ही मिल जाएगी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार और DCGI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें भारत बायोटेक कोवैक्सीन के 2 से 18 साल तक के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है और 15 जुलाई तक याचिका को स्पष्ट रखने को कहा है। फिलहाल वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और इसीलिए अभी बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है और ऐसे में बच्चों का ख्याल बेहद जरूरी हो जाता है। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सभी नियमों का पालन करने की जरूरत है। ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और ऐसे में मास्क जरूर पहनें। जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक अपने बच्चों को आप अपने दोस्तों से या उनके दोस्तों से भी ना मिलने दें। और चलिए आज इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शादाब शम्स जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। गरिमा दोसानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस की। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा शादाब जी आपसे है, सर इसे किस तरह से देखें? हम तीसरी लहर के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं,
तीसरी लहर के लिए तैयार होने की बात डॉक्टर्स भी कर रही हैं, कह रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो जाहिर तौर पर बच्चों को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? शादाब जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश उन्हें करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब बच्चों के लिए भी जाहिर तौर पे जो स्थितियां निकल के सामने आ रही है, जो खबर निकल के सामने आ रही है, वो डरावनी है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। अब बच्चों को लेकर जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों का मौत का मामला भी सामने आ रहा है और जाहिर तौर पर इससे सरकार निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम कर रही है, ये भी यहाँ पर वाकई देखने वाली बात होगी। जो आंकड़े सामने आए हैं उत्तराखंड से, वो हैरान और परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के गांव में बच्चों के बीमार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में 9 साल से कम उम्र के लगभग 1000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। शादाब जी, ये जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं सर, ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां पर लगातार बच्चों के बीमार होने की खबरें आ रही हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। तीसरी लहर की बात जब हम करते हैं या फिर डॉक्टर्स जब हमें चेता रहे हैं कि जी तीसरी लहर जब आएगी तो जाहिर तौर पर बच्चों पर अटैक करेगी, जो मामले सामने आ रहे हैं उसके मद्देनजर क्या उत्तराखंड की सरकार तैयार है क्या इस स्थिति से निपटने के लिए? नेहा, देखिए, पूरी तरह से तैयार है और मैं बताऊंगा उत्तराखंड सरकार हमारे स्वास्थ्य महकमे को 1000 केस हमारे यहाँ ये पता चला था कि हमारे बच्चे डायग्नोस हुए हैं और ये वो बच्चे हुए फैमिली में कोरोना और वहां पे जब फैमिली में कोरोना हुआ तो ये पाया गया कि कई फैमिली में ऐसे मामले आए हैं जहां बच्चे भी संक्रमित हुए। लेकिन आप देखें कि देहरादून के अंदर या उत्तराखंड में मोर्टालिटी रेट नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई, ये अच्छी बात है। ये बहुत पॉजिटिव संकेत है कि हमारे डॉक्टर्स यहाँ काबिल डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 1000 बच्चों के केसेस आने के बावजूद भी उन बच्चों के जीवन को की रक्षा करने का काम किया। हमारे यहाँ काबिल डॉक्टर्स है, इसमें कोई शक नहीं है और सरकार की ईमानदारी से, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी अवेयर है, डॉक्टर की टीम भी अवेयर है और मुझे लगता है कि सरकारें भी अवेयर है और अब किसी तरह की कोई कोताही किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है और हम अपने बच्चों की जिंदगी के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार भी नहीं है। मुझे लगता है कि संक्रमण से बचने के लिए लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, मैसेजेस कराए जा रहे हैं और तमाम लोगों को जागरूक अभियान चलाए। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं धन्यवाद दूंगा एपीएम को, आपने भी बताया किस किस तरह से इसकी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, इस टाइम में बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है और मैं ये मानता हूँ कि सब लोगों को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत बड़ी बीमारी है, कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी आपदा है और हम सब लोग को एकजुट होकर इसके साथ लड़ना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर सत्यन सूरी देहरादून में, इनसे वार्ता हुई। हमने जो कोविड सेंटर माजरा मदरसा में स्टार्ट किया है, हम उसमें पेडियाट्रिक के लिए भी अभी निःशुल्क सेवा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने वहाँ भी बेड लगाने तैयार कर दी। ऊपर वाला ना करे कि कोई दिक्कत आए, लेकिन आने वाली वेव से उत्तराखंड के लोग मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार है। मुझे उम्मीद है सरकारों का साथ। गरिमा जी, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास फिर से। गरिमा जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात तो जो स्थितियां उत्तराखंड के गाँव में बनी हुई है, मैम अभी तक हम कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करते हैं, लेकिन जब अब बच्चे भी मरीज बनते जा रहे हैं, कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप सरकार की पहल में कहां पर कमियां देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे हम सबसे प्यारे होते हैं। कोई भी माँ बाप के लिए शायद बच्चों से कीमती और कुछ नहीं होता और उसकी तकलीफ एक माँ बाप से देखते नहीं जा सकती। अगर बच्चा तकलीफ में है तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। जहाँ तक शादाब समझी ने कहा कि हम मेंटली फिजिकली हर तरह से तैयार हैं, आई डोंट थिंक सो। आप जो दूसरी लहर है उसमें भी कोताही कर दी आपने, उसके भी इंतजाम जो है माकूल नहीं किए थे।
और उसका मिसमैनेजमेंट खुलकर आज प्रदेश के सामने है। और मुझे नहीं लगता कि सत्ताधारी दल के अलावा कोई भी व्यक्ति इस बात पर मोहर लगाएगा कि सरकार ने दूसरी लहर के लिए समय रहते तैयारी की थी। हमारा प्रदेश राजनीतिक उठापटक और अस्थिरता का प्रत्यक्षदर्शी बना, जिस वक्त हम लोगों को ये तैयारी करनी चाहिए। अब जहाँ तक ब्लैक फंगस और बच्चों की बात हम करें, तो आपने एक भयावह आंकड़ा मैंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। 16,000 बच्चों का अभी तक आपने कहा कि पूरे प्रदेश में पता चला है। और पिछले 1.5 महीने में, पिछले 1.5 महीने की बात है ये। जी जी जी, 1.5 महीना हो चाहे 2 महीना हो चाहे 4 महीना हो, अगर 16,000 का आंकड़ा है तो अपने आप में चिंतनीय है। और अभी हाल में 1,000 की पुष्टि हुई है। रुद्रप्रयाग में 42 बच्चे संक्रमित पाए गए। मैं सिर्फ कमियां अगर देखती हूँ तो टेस्टिंग में देखती हूँ कि व्हाट आर योर प्रोविजन। हमारे पर्वतीय जिलों के लिए बच्चों में व्यापक रूप से टेस्टिंग हो, इसके क्या इंतजाम सरकार के पास हैं? क्योंकि शायद शादाब खंड जी इस बात से अनभिज्ञ है कि इनकी सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने 20 अप्रैल को हलफनामा दायर किया था हाईकोर्ट के सामने, उच्च न्यायालय नैनीताल के सामने, कि हम बहुत जल्द मोबाइल वैन पर्वतीय जिलों में उतारने जा रहे हैं। पर आप देखिए कि मोबाइल वैन्स नदारद हैं, कहीं आपको फील्ड में मोबाइल वैन्स दिखाई नहीं पड़ेंगी जो बच्चों का बहुत वृहद रूप से टेस्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत एक जरूरी बात आपके चैनल जी जल्दी से रखिए। 1 मई से लेकर 16 मई तक 1.25 लाख टेस्ट हुए हैं 9 पर्वतीय जिलों में। और जब हम इसका निकालते हैं तो एक दिन में एक जिले में 1100 टेस्ट हुए हैं। तो आप बताइए मुझे, जिला है जिसमें 8 से 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, 8 से 9 विधानसभा होती है जी, तो क्या 9 विधानसभा में 1100 टेस्ट इनको काफी लगते हैं? शायद अगर काफी लगते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। और क्या प्रोटोकॉल इलाज किस प्रोटोकॉल के तहत होगा ये इसमें? ठीक है, शादाब जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं डॉक्टर राजीव का। डॉक्टर राजीव, सवाल इस बात को लेकर है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात अभी गरिमा जी कर रही थी, और उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात से ही मैं अपने सवाल की शुरुआत आपसे करती हूँ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये खास तौर पर कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बाबत काम हो रहा है, इस ओर कदम उठाया जा रहा है प्रदेश में? सबसे पहले तो है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इसके लिए तैयार नहीं है। हम तो शहरों का हाल देखिए, दिल्ली एनसीआर की क्या, पहाड़ों पे क्या हाल हो गया नगर। तो अभी हमें सबको विवाद में न पड़ के मिलकर के लड़ना चाहिए। सेकेंड वेव अभी भी चल रहा है, और हाँ, छोटे शहरों में पहाड़ों से स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। और आप जानते हैं कि बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन समुचित अगर प्रयास किए जाए और पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा सकता है। जरूरतमंदों को मदद करें, कोरोना के नियमों का पालन करें, वैक्सीनेशन तेज करें, जैसे कि केंद्र के द्वारा सारे राज्यों को दी जाए। तो ऐसे राज्यों में जहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है या कम है, वहाँ पे वैक्सीन को और तेज करना। जी डॉक्टर राजीव, सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि बच्चों में या तो लक्षण नहीं है या फिर बहुत हल्का लक्षण है। सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ, गले में खराश आदि की समस्या होती है। कुछ बच्चों में पाचन संबंधी तकलीफ भी संभव है, और कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की तकलीफ भी हो रही है। ऐसे बच्चों को अस्पताल में इलाज करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, ये कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे अभी तक निकल के सामने आ रहे हैं जिनको इसकी जरूरत पड़ती है कि वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो, या फिर किस तरह के लक्षण फिलहाल अभी बच्चों में दिखाई दे रहे हैं? अगर हम अभी सेकेंड वेव में बात करें दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया, तो MIS के सिम्टम्स लगभग न के बराबर, लेकिन अब कुछ केसेस रिपोर्ट हुए जहाँ बच्चों को MIS सिम्टम्स और कुछ बच्चों की मौतें भी, जो काफी चिंताजनक है। तो अभी ये जो वायरस का स्वरूप है वो काफी बदल रहा है। आपको पता है म्यूटेंट वायरस है, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। पोस्ट कोविड भी सिम्टम्स आ रहे हैं, वो जैसे रहते हैं, या बच्चों को थोड़ी सी सांस की तकलीफ कर सकती है, हल्का बदन दर्द कर सकता है। तो साउथ इंडिया से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए MIS के। हम जहाँ तक नोएडा और दिल्ली की बात करें, इसकी संख्या काफी कम है। जी ठीक है। शादाब जी, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, SOP की भी हम बात करेंगे, क्योंकि कई ग्रामीणों की ये भी शिकायत है कि सरकार ने कोई SOP जारी नहीं की है बच्चों के मद्देनजर।
क्या ऐसा है कि सरकार की तरफ से अभी कोई SOP जारी नहीं की गई है? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि मैं आवाज नहीं सुन पाया, ना डॉक्टर राजीव की आवाज सुन पाया हूँ, ना गरिमा जी की आवाज सुन पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद आवाज में प्रॉब्लम हो रही है और मुझ तक आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं सुन पाया हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके लक्षण बहुत आसानी से डायग्नोज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं। हम लोगों को, क्योंकि कोरोना ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके पास आपके पास इलाज है, आपने पहुंचाया और वो ठीक हो गए। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कोरोना की बीमारी के खिलाफ, और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए, दुआ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार अपने फुल एफर्ट्स लगा रही है। हमने लगातार जो टेस्टिंग है वो 25 से 30 हजार टेस्टिंग पर डे के हिसाब से हमारी हो रही है। हम ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ाने की लगातार सरकार ने कोशिश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जो नए लेवल के नई गाइडलाइन जारी की है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, DM देहरादून से सोची डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि केंद्र और स्टेट कितना संजीदा है। और हमें मालूम है कि दिक्कतों में हम हैं, और उन दिक्कतों को लेकर हम सब लोगों को, चाहे वो हमारा पहाड़ का व्यक्ति हो, पहाड़ के लोग हो या प्लेन के लोग हो, उत्तराखंड में हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की जिंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शादाब जी, क्या बच्चों की टेस्टिंग के लिए कोई SOP जारी हुई है क्या सरकार की तरफ से अभी तक? मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में भी नहीं है कि SOP जारी हुई है कि नहीं है, लेकिन ये बातें जरूर आ रही है कि जारी होने वाली है। तो कोई टाइम जा रहा है कि इसके ऊपर डिस्कशन जरूर चल रही है। सर, केसेस तो सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग के लिए अभी तक SOP जारी नहीं हुई है। गरिमा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लगता है आपको कि सरकार सचेत है? गरिमा जी, में 16,000 बच्चों का आंकड़ा क्या सुन पा रहे हैं आप? शादाब संघ जी, मेरा निवेदन है आपसे। अभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1.5 महीने में 16,000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। उसके बाद आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं SOP या प्रोटोकॉल जारी करने में? किसने बताया आपको? कौन सी अभी चैनल ने चलाया है। आप झुकलाएंगे चैनल को भी? आप सबको झुकलाइए, बस आपकी तैयारियां बहुत अच्छी हैं। अपनी पीठ आप खुद खुजलाइए और खुद थपथपाइए। कोई दूसरा नहीं थपथपा रहा आपकी पीठ। कोई सराहना या प्रशंसा करने वाला कदम नहीं उठाया आपने। आप कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन में SOP जारी होगी। हमको सबको पता है कि वयस्कों के लिए वैक्सीन आ चुकी है। सबको पता है कि वयस्कों के इलाज का प्रोटोकॉल क्या है, कौन सी मेडिसिन से कोरोना का इलाज किया जा रहा है, सबको पता है। लेकिन बच्चों के लिए कौन सा इलाज होगा ये नहीं पता चल पा रहा है। क्या पृथक वार्ड बना दिए गए हैं प्रदेश में बच्चों के लिए? मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या पृथक वार्ड बना दिए गए हैं? आइसोलेटेड वार्ड बना दिए गए हैं? क्या बच्चों का इलाज बड़ों के साथ होगा? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या बच्चों के लिए पृथक वार्ड का इंतजाम कर लिया गया अस्पतालों में? डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि बड़ों के जिलों में बुनियादी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हम पेडियाट्रिक वार्ड हमारे पास नहीं है। हर जगह सरकार के हॉस्पिटल में हमारे पास पेडियाट्रिक वार्ड है, और सरकार ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। ऊपर वाला न करे, उनकी आवश्यकता पड़े। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। हाँ, ये हो सकता है कि अभी हमने आप मीडिया के सामने इस बात को न रखा हो, लेकिन पूरी तरह से सरकार तैयार है। ये संक्रमण को रोकने के लिए माता पिता का क्या रोल हो सकता है, बच्चों में संक्रमण ज्यादा ना फैले, इसे रोकने के लिए? माता पिता ही एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि बच्चे को घर पे अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो बाहर जाए तो अपने आप को सुरक्षित करते हैं, और जरूरत ना हो तो बाहर नहीं। और एडल्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार के साथ मिलकर सर्वे करें, उनको जल्द से जल्द। कुछ लोगों का ये है कि कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन जो भी वैक्सीन जल्दी लें। स्पुतनिक वैक्सीन भी आ रही है, तो वैक्सीनेशन का बढ़ावा दें, और सरकार से रिक्वेस्ट है कि की व्यवस्था की जाए। तीसरे वेव की तरफ बढ़े, हमारे पास अभी से तैयारी, और हम सबको मिलकर के कोरोना को हराना। ठीक है, हम सबको मिलकर कोरोना को हराना। लेकिन डॉक्टर राजीव, सवाल इस बात को लेकर, बच्चों की वैक्सीन की जब बात होती है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, और ऐसे में क्या आपको लगता है कब तक ये काम पूरा होगा? और क्या इस वैक्सीन से जो बन रही है, जो ट्रायल हो रहा है, क्या बच्चों को पूर्ण रूप से सुरक्षा मिल पाएगी? बच्चों की तो होने की अवेयरनेस मिली है,
में अगर देखें तो 5 घंटे का लग जाएगा। मुझे लगता है समय में अक्टूबर या नवंबर तक उपलब्ध हो पाएगी। बस मेरा कहना है कि जो एडल्ट अगर ज्यादा तो सोसाइटी में एक हार्ड और ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों को करना चाहिए। ठीक है शादाब जी, सवाल इस बात को लेकर आप कहते हैं सरकार की तैयारियां पूरी है सर, किस स्तर पर सरकार की तैयारियां ये समझाने की कोशिश करें। अगर बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जाहिर तौर पे उनके माता पिता भी हॉस्पिटल में ही रहेंगे, उनके लिए किस तरह के इंतजाम आते हैं और किस तरह से टेस्टिंग की व्यवस्था को और ज्यादा, बच्चों की टेस्टिंग की व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। देखिए अभी सब लोगों को मालूम है कि थर्ड वेव 4 महीने बाद आने की बात हो रही, तो सरकार उसी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन क्योंकि लगातार हमारे यहाँ मामले आ रहे, तो हमें लग रहा है कि शायद ये वेव हमारे यहाँ ऐसा न हो कि हमें यहाँ इसकी दस्तक थोड़ी सी पहले हो जाए। तो देखिए सरकार को अपनी तैयारी में और तेजी लाने की आवश्यकता है और आपने चौथे स्तंभ की भूमिका को ईमानदारी से निभाते हुए जो आगाह करने का काम किया विपक्ष के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी, मैं आपका धन्यवाद दूंगा। हम लोगों को लगता है कि हमारी सरकार को और तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारे पास तमाम हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक वार्ड हर जगह अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि बच्चा जब आता है तो बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स भी आते हैं, लेकिन अभी तक जो हम समझ पाए हैं कि कोरोना पॉजिटिव लाइन बच्चों की सिर्फ वही बच्चे इन्फेक्टेड हुए जिनके पेरेंट्स इन्फेक्टेड थे। कहीं ऐसा मामला नहीं आया है कि जहां खाली बच्चे इन्फेक्टेड हुए हो और पेरेंट्स इन्फेक्टेड नहीं हुए। एक बात, दूसरा बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, जितना मैं जानकारी प्राप्त कर पाया हूँ उस मामले में बच्चों के पास बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं और अभी तक कहीं भी हमारे यहाँ थर्ड वेव की तो बात ऐसे नहीं है ना कि माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है सर, उसमें माइल्ड सिम्टम्स की बात नहीं की गई है। अब जो रिपोर्ट निकल के थर्ड वेव की जो बात की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे और ऐसे में बच्चों के लिए अस्पताल से लेकर हर जगह पे बेहतर व्यवस्था होने की जरूरत है। तो क्या उसके लिए सरकार तैयार है क्या, जो हालात स्थितियां फिलहाल बनी हुई है? बिल्कुल, मैं मुझसे कितना कह रहा हूँ, वो जो वेव आएगी उसमें बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आएंगे, वो अभी नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं और हम उनके इन्फेक्शन को देख रहे हैं, इसलिए हम चिंतित हैं और हम पहले से अपनी और मजबूत तैयारी करने के लिए तैयार हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन गरिमा, मैं बस वक्त कम है गरिमा जी, किसी भी बच्चे को नहीं होने दी जाए। ठीक है गरिमा जी, क्या ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है, न सिर्फ उत्तराखंड के लिए? निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। देखिए, अगर मैंने कहा जैसा कि आपसे कि बुनियादी ढांचा हमारे पास है नहीं, पर्वतीय जिलों में हमारी भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है, कभी कहीं बादल फट जा रहा है, कभी कहीं सड़कें अवरुद्ध हो जा रही हैं, तो ऐन मौके पर हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पा रहे, हम वेंटिलेटर्स नहीं पहुंचा पा रहे, हम दवाइयां नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि हमारे वहाँ आपदा और हमारा चोरी दामन का साथ है। ऐसे में लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं कि पैन इंडिया एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसके तहत बच्चों का इलाज होना चाहिए। आज हमें वयस्कों का पता है कि वयस्कों को किन दवाइयों के अंतर्गत इलाज डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनको डोलो खाने को बोल रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, आइवरमेक्टिन दे रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो प्रोटोकॉल है वो आज तक पारदर्शिता उसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। हर अस्पताल को ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों का इलाज एक धर्रे पे चले और एक साथ चले। ये नहीं हो सकता है कि उनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट इंतजामों को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि बच्चे कम से कम आने वाले वक्त से बेहतर तरीके से निपट पाए, सरकारें बेहतर तरीके से इंतजाम कर लें और बच्चे कम से कम उससे ज्यादा संक्रमित ना हो, इसके लिए बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।